कोठारी परिवार का आलीशान बंगला आज भीड़ भाड़ से भरा हुआ था। कई सारे जान पहचान वाले रिश्तेदार और भी आसपास के पड़ोसी बंगले के बरामदे में जमा हुए थे। बंगले की रौनक आज सफेदी से सनी हुई थी। इस शानदार कोठी के मालिक यानी रवि राज के पिताजी की आज 13वीं थी। उनका ओहदा और शान ऐसी थी कि कई सारे पुराने दोस्त भी आज शामिल हुए थे। सबने उनकी तस्वीर को नमस्कार किया और रविराज को कुछ सांत्वना देने वाले शब्दों के साथ अलविदा कहते जा रहे थे। कोठारी साहब की तो बात ही अलग थी। रायपुर में वे सिर्फ 100 रुपए लेकर आए थे और कपड़े का इतना बड़ा व्यापार शुरू करते हुए रायपुर का सबसे आलीशान बंगला उन्होंने बनाया। बहुत दुख हुआ उनके जाने से। जी, हम भी न जाने उनके बाद क्या ही करेंगे। उनकी छाया में हम सुरक्षित महसूस करते थे। बस आप सब धैर्य रखिए और उनकी चलती आई शान को बरकरार रखिए। वो भी आपको देखकर खुश होंगे। जी, विरासत में मिली शान और दौलत को लोग आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन कई बार यही सब बोझ लगने लग जाता है। रायपुर का ये आलीशान बंगला जिसकी चकाचौंध को देखकर हर कोई धोखा खा रहा था, वो असल में बस एक आंखों का चश्मा था, जिसके उतरते ही सच्चाई कुछ और ही थी। अरे क्या जरूरत थी 13वीं पर सबको चांदी का गिलास देने की? कोठारी साहब कहते थे रायपुर के सबसे आलीशान बंगले के मालिक थे पापा, तो ऐसे कैसे खाली हाथ सबको भेजता। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब जो दिख रहा है अब वैसा कुछ भी नहीं रहा। पापा सही कह रहे माँ, हम दादाजी के नाम को और अपने नाम को यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते। दादाजी तो अब नहीं रहे, लेकिन हम तो इस बंगले में रहते हैं ना। लोग क्या कहेंगे कि दादाजी की जाति ही हम कंगाल हो गए। कुछ चीजें शान के लिए भी करनी पड़ती है। अब औरतों को यह बात कभी समझ भी नहीं आएगी। रविराज के पिताजी जब से कपड़े की फैक्ट्री से रिटायर हुए थे, तब से कपड़े की फैक्ट्री कुछ खास प्रॉफिट नहीं कर रही थी। ऑनलाइन बिजनेस आने से उनकी फैक्ट्री पर काफी असर पड़ा था, लेकिन उन्होंने बस नाम के चलते और बंगले को मेंटेन करने के लिए आगे कुछ किया नहीं, बस यूं ही चलाते रहे। पापा, मुझे लगता है हमें फैक्ट्री और इस बंगले को बेचकर कुछ नया बिजनेस करना चाहिए। कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। इस बंगले को बेचकर कोई छोटा सा मकान ले। तुम पागल तो नहीं हो गया उससे? जो लोगों को विश्वास दिला दे कि हम सच में मिडिल क्लास हो गया। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? दादाजी जब रायपुर आए थे तब वो साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, तब जाकर उन्होंने ये सब खड़ा किया था। हम तो फिर भी छोटे मकान में शिफ्ट होकर वही पैसा नए बिजनेस में या जॉब में लगाना चाहते हैं। हमारे इतने जान पहचान वाले हैं, दादाजी को इतने लोग जानते हैं, वो हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे। अगर वो सच में हमारे जानने वाले होंगे तो वो हमारी मदद ही करेंगे, और अगर नहीं तो वो हमारे अपने हुए ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई। अगर मकान फैक्ट्री सब चला गया तो कौन देगा ऐसे घर में लड़की? मुझे झूठी शान के चलते किसी लड़की को धोखा नहीं देना। सुजल, ऐसी बातें नहीं करते हैं। दीपक सही कह रहा है, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, बंगला बेच दिया तो कौन अच्छे घर की लड़की यहाँ आएगी? बंगले के पीछे हम पागल हुए जा रहे हैं। इसकी मेंटेनेंस करने के लिए, इसको रिपेयर करने के लिए, इसकी सफाई करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं, ये कोई सोचता ही नहीं। बंगला पुराना था, इसलिए उसकी मरम्मत सफाई में कई सारे लोग लगे रहते थे, जिसके पीछे खर्चा भी होता था। सुजल की बात सच थी, लेकिन उसे कोई समझना नहीं चाहता था। वो रविराज जी, क्या बंगला है आपका? आजकल तो ऐसे घर देखने को ही नहीं मिलता है। बस बड़ों का आशीर्वाद है। आप चाय लीजिए ना। चौहान साहब बार बार बंगले की नक्काशी, बड़े बड़े कमरे और पुराने फर्नीचर को देखकर प्रभावित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी बहुत बड़े घर में जाएगी। उधर कशिश पूरे घर को ध्यान से देख रही थी। बंगला बहुत बड़ा था, लेकिन घर वालों के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो ऐसे घरों में दिखाई देता है। जब सब लोग चाय पी रहे थे, तब चौहान साहब ने हंसते हुए कहा, आपकी तो कई पीढ़ियां बैठ कर खा सकती है। कभी कभी बड़ी थाली में खाना कम भी पड़ जाता है अंकल। अरे नहीं नहीं, ये मजाक करता रहता है। आप बात को आगे बढ़ाइए, हम सब कुछ देख लेंगे। हमें तो किसी बात की देरी नहीं है। लेकिन कशिश ने सूरज की बात ध्यान से सुन ली थी। रिश्ता जल्दी ही तय हो गया। चौहान साहब ने ज्यादा जांच परख भी नहीं की, क्योंकि बंगला और कोठारी परिवार दोनों की शान काफी पुरानी थी। देखा, मैंने कहा था ना, इतने बड़े बंगले की शान अलग ही होती है। माँ, आपने उन्हें सच्चाई बताई? अरे हर बात के पहली मुलाकात में ही बता देते हैं। बाद में पता चलेगा तो अच्छा लगेगा क्या?
तुम्हें हर समय घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की पड़ी रहती है क्या? इज्जत सच से बनती है भैया, दीवारों से नहीं। लेकिन उस घर में सच सुनना किसी को पसंद नहीं था। कुछ महीनों बाद सुजल और कशिश की शादी हो गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई। बंगले को रोशनी से सजाया गया। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिख रहा था जैसा लोग सालों से देखते आए थे। बड़ा खानदान, पुराना रुतबा, शानदार बंगला। लेकिन उस चमक के पीछे कितनी घुटन छिपी थी, ये बात अब धीरे धीरे कशिश को समझ आने वाली थी। शादी के बाद जब कशिश इस घर में आई तो कुछ दिनों तक सब सामान्य लगा। घर में नौकर थे, बड़ा ड्राइंग रूम था, मेहमानों का आना जाना था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि इस घर की सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, दिखावा बन चुका है। माँ जी, इस महीने फिर खर्चा बढ़ गया। क्या करे, पिछले हफ्ते रिश्तेदार आ गए थे। रिश्तेदार 2 दिन रुकते हैं और खर्चा 2 महीने चलता है। अगले रविवार शर्मा जी परिवार के साथ आने वाले हैं, सब ठीक से होना चाहिए। घर में राशन की चिंता है और आपको मेहमानों की पड़ी है। अरे लोग घर देखकर पहचानते हैं कि इंसान कितना बड़ा है। लोग घर देखकर पहचानते हैं या इंसान देखकर? समाज में रहना है तो शान रखनी पड़ती है। अगर शान बचाने से घर टूटने लगे तो? मैं भी इस घर में आने से पहले आपको कुछ और ही समझती थी, लेकिन जब मैं इस घर का हिस्सा बनी तब मुझे समझ में आया कि जो ये बंगला बाहर से दिखता है अंदर से कुछ खोखला हो चुका है। घर के सदस्य ही घर की इज्जत को बनाए रखते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ, तभी तो अभी तक अपने पापा से कुछ नहीं कहा भैया। दीपक चुप हो गया। कशिश धीरे धीरे घर की हालत समझ रही थी। बंगले के कई कमरों में सीलन आ चुकी थी, छत की मरम्मत बाकी थी, फैक्ट्री का पुराना स्टाफ जा चुका था, लेकिन बाहर से आज भी सब वैसा ही दिखाया जाता था जैसे कोठारी परिवार पहले था। एक दिन बिजली का बिल आया। कितना बिल? पूरा बंगला खाली पड़ा रहता है, फिर भी हर कमरे में चलता रहता है एसी। भाई बंगले की रौनक बनी रहनी चाहिए। रौनक बिजली से नहीं, पैसों से चलती है भैया। तुम्हें हर समय बंगला बेचने की पड़ी रहती है, क्योंकि ये बंगला अब घर कम बोझ ज्यादा बन चुका है। तुम्हारे दादाजी की निशानी है ये। दादाजी ने बंगला बनाया था पापा, कर्ज नहीं। उन्होंने मेहनत करके ये सब खड़ा किया था और हम बस झूठी शान के चक्कर में जो है उसे भी गंवा रहे। घर एक बार फिर शांत हो गया। रात को कशिश और सुजल कमरे में बैठे थे। दोनों आने वाले भविष्य की सोच में डूबे हुए थे जो उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। नई नई शादी के बाद मैंने तुम्हें बस फिक्र ही दी है कशिश, मुझे माफ कर दो। शादी के बाद परिवार का दुख सुख सब अपना होता है सुजल, तुम मेरी चिंता मत करो। ये बताओ, क्या फैक्ट्री सच में इतना नुकसान दे रही है? पिछले 3 साल से। फिर सब लोग मान क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें लगता है छोटा घर मतलब छोटी इज्जत। इंसान छोटा घर लेने से छोटा नहीं होता, बल्कि अपने ही पैर पर बार बार कुल्हाड़ी मारने से बेवकूफ जरूर बन जाता है। यही बात तो मैं सालों से समझा रहा हूँ, लेकिन इस घर में कोई कुछ समझना ही नहीं चाहता। अगले दिन कशिश बंगले के पीछे वाले हिस्से में गई। वहां पुराना सामान भरा हुआ था, टूटे फर्नीचर, बंद पड़े कूलर और खराब मशीनों के पार्ट्स, जो शायद किसी भी काम के नहीं थे, लेकिन उन्हें संजोग कर रखा गया था। इस घर में जितना सामान है ना, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई कुछ फेंकना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ हर पुरानी चीज को शान समझा जाता है। इसमें क्या है भाभी? मेरे गहने थे, आधे बिक चुके हैं। क्या? बंगला बचाने के लिए, उसकी शान को मेंटेन करने के लिए कभी गहनों को बेचा गया, कभी कोई। अब बस कुछ ही गहने बाकी है, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त तक रह पाएंगे। कशिश अब इस घर को अच्छे से समझ चुकी थी। बाहर से आलीशान दिखने वाला ये बंगला अंदर से धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। हर महीने कोई ना कोई खर्चा सामने आ जाता। कभी छत टपकने लगती, कभी पुराने पाइप टूट जाते, कभी फैक्ट्री की पेमेंट अटक जाती। लेकिन फिर भी इस घर में सबसे ज्यादा चिंता पैसे की नहीं, लोगों की सोच की होती थी। एक शाम पूरा परिवार हॉल में बैठा था। अगले महीने अग्रवाल साहब के बेटे की शादी है, पूरा परिवार वहां होगा। कोठारी परिवार अगर साधारण तरीके से गया तो लोग बातें बनाएंगे। लोग बातें अभी भी बनाते पापा, बस आपको सुनाई नहीं देती। तुम हर समय नकारात्मक बातें क्यों करते रहते हो? क्योंकि मैं सच्चाई देख रहा हूँ भैया। इस बंगले की दीवारों पर पेंट जरूर चमक रहा है, लेकिन घर के अंदर की हालत कोई नहीं देख रहा है। फैक्ट्री घाटे में है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और हम आज भी लोगों को दिखाने में लगे हैं कि हम पहले जैसे ही अमीर है। तुम्हारे दादाजी ने पूरी जिंदगी इस नाम को बनाने में लगा दी,
मैं उनके जाने के बाद ये सब खत्म होते नहीं देख सकता। दादाजी ने नाम मेहनत से बनाया था पापा, दिखावे से नहीं। अगर वो आज होते ना तो शायद सबसे पहले सच स्वीकार करते। तुम्हें हमेशा यही लगता है ना कि बस तुम ही सही हो? नहीं भैया, इन्हें बस डर नहीं लगता सच बोलने से। तुम कहना क्या चाहती हो बाबू? यही कि हम सब जिस चीज को इज्जत समझ रहे हैं ना, वही धीरे धीरे इस घर का सुकून खा रही है। सुबह से रात तक बस यही चिंता रहती है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि इस घर में रहने वाले लोग महसूस क्या कर रहे हैं। आसान होता है ऐसी बातें करना। जिस परिवार ने सालों तक शान देखी हो वो एकदम से साधारण जिंदगी नहीं जी सकता। साधारण जिंदगी जीना मुश्किल नहीं होता भैया, साधारण दिखना मुश्किल लगता है। अगर इतना ही सुख इस बंगले में होता ना तो माँ जी राशन का हिसाब छुपा कर नहीं देखती, भाभी अपने गहने नहीं बेचती, सुजल रोज ये बात कहकर थकते नहीं कि खर्चे कम करिए, और पिताजी रात को अकेले बैठकर फैक्ट्री की फाइलें नहीं देखते। अरे तुम अभी नई हो इस घर में, तुम्हें सब बातें समझ में नहीं आएंगी। यही तो परेशानी है ना पिताजी, मैं नई हूँ इसलिए मुझे साफ दिखाई दे रहा है जो आप सब सालों से नहीं देख पा रहे। ये बंगला अब घर कम जिम्मेदारी ज्यादा बन चुका है। इसको बचाने के लिए हर इंसान खुद को खत्म करता जा रहा है। तो क्या करे, बेचने से लोगों के सामने तमाशा बन जाए हमारा। पहली बार उस घर में किसी ने इतने साफ शब्दों में सच कहा था, लेकिन सच हमेशा तुरंत स्वीकार नहीं होता। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल भारी रहा। रविराज कशिश से कम बातें करने लगे। दीपक को लगता था कशिश धीरे धीरे सुजल की बातों में सबको बदल रही है। फिर एक दिन फैक्ट्री का पुराना मैनेजर घर आया। रविराज जी, अगर अगले महीने तक पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो मशीनें उठानी पड़ेंगी, क्योंकि नई मशीनें हमने लोन पर ली थी, अब उनकी पेमेंट नहीं हुई तो काम बंद हो जाएगा। थोड़ा समय और दे दो, हम कुछ ना कुछ करते हैं। पिछले 1 साल से यही सुन रहे हैं सब सर। अब तो स्टाफ ने भी काम करने से मना कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ना तो कोई कपड़ा बनेगा ना ही बेचा जाएगा। फैक्ट्री तो पहले से ही लॉस में चल रही है। अगर ये माल भी नहीं बना तो पता नहीं आगे क्या होगा। मैं कुछ करता हूँ, बस कुछ समय देख लीजिए आप। जी। उसके जाते ही रविराज कुर्सी पर बैठ गए। पहली बार उनके चेहरे पर वो थकान साफ दिखाई दे रही थी जिसे वो सालों से छुपाते आ रहे थे। आज शायद उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें इस हालत में देखकर रात को कशिश उनके पास चाय लेकर गई। आज पिताजी की बड़ी याद आ रही है। पिताजी, एक बात पूछूं? हाँ। जब दादाजी रायपुर आए थे तब उनके पास क्या था? कुछ भी नहीं, बस मेहनत थी। ना कोई दौलत, ना कोई नाम, ना किसी का साथ, कुछ भी नहीं था। बस हौसला था कि वो अपनी मेहनत से सब कुछ बदल देंगे। फिर उन्होंने इतना सब बना लिया क्योंकि उन्हें लोगों को दिखाना नहीं था, आगे बढ़ना था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? जो बचा है उसे भी सिर्फ दिखावे में खत्म करते जा रहे हैं। अगर आज दादाजी होते और देखते कि उनका परिवार सिर्फ बंगला बचाने के लिए परेशान है तो क्या वो खुश होते? घर दीवारों से नहीं चलता पिताजी, घर चलाने के लिए सुकून चाहिए होता है, और इस घर में अब कोई सुकून से नहीं जी रहा। उस रात शायद रविराज पहली बार खुद से हार गए थे। कशिश की बातें उनके मन में घर कर गई थी। उन्होंने अगले दिन सबको एक साथ बुलाया और सबकी तरफ देखकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है। क्या पापा? हम ये बंगला बेच रहे हैं। पापा ये अब... मैं थक गया हूँ दीपक, हर दिन लोगों के लिए जीते जीते थक गया हूँ। तुम्हारे दादाजी ने मेहनत से नाम बनाया था और हमने उस नाम को दिखावे में बदल दिया। छोटा घर लेंगे, फैक्ट्री का कर्ज खत्म करेंगे और जो पैसा बचेगा उससे नया काम शुरू करेंगे, नई मशीनें लगाएंगे। लेकिन लोग हमारे साथ बिल भरने नहीं आएंगे दीपक। ना लोग हमारी चिंता में रात भर जागते हैं। फिर हम क्यों हर समय उन्हीं के हिसाब से जिए जा रहे हैं? अगर कल को ये परिवार सड़क पर आ गया तो यही लोग हमें बचाने के बजाय हम पर हंसेंगे। दीपक पहली बार चुप हो गया। उसे भी शायद समझ में आने लगा था कि सालों से वो जिस शान को बचाने में लगा था वही उसके परिवार को तोड़ रही थी। कुछ महीनों बाद कुठारी परिवार उस पुराने बंगले से निकल गया। अब वो एक छोटे से लेकिन सुकून भरे घर में रहते थे। ना बड़े झूमर थे, ना लंबा बरामदा, ना दिखावे वाली महफिलें। लेकिन अब घर में तनाव भी नहीं था। फैक्ट्री का कर्ज उतर चुका था। सुजल ने नया काम शुरू कर दिया था। दीपक भी अब बिजनेस संभालने में उसका साथ देने लगा था। एक शाम सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। पता है, इतने साल उस बड़े बंगले में रहे लेकिन घर जैसा सुकून यहाँ आकर मिला।
क्योंकि वहां हम लोग थे ही कहाँ। वहां तो बस हमारी झूठी शान रहती थी। सच कहूं कशिश, अगर तुम इस घर में नहीं आती ना तो शायद हम जिंदगी भर उस बंगले को बचाने में लगे रहते। मैंने कुछ नहीं किया भैया, मैंने बस वो कहा जो आप सब पहले से जानते थे। मेरी बात किसी ने नहीं मानी, लेकिन छोटी बहू की बात सबने मान ली। ये सही है आपका। समझते लगते हैं, क्योंकि छोटी बहू सबकी लाडली होती है इसलिए। कई बार इंसान को बर्बाद गरीबी नहीं करती, दूसरों के सामने अमीर दिखने की आदत कर देती है। और जिस दिन इंसान लोग क्या कहेंगे से ज्यादा घर वाले क्या सह रहे हैं समझने लगे, उसी दिन से जिंदगी बदलने लगती है ना? इस बारे में आपका क्या सोचना है? नव्या दोपहर की चिलचिलाती धूप में बाजार से लौटी थी और उसके दोनों हाथों में ढेर सारे प्लास्टिक के थैले लटके हुए थे। अरे बाप रे, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना। पूरा चेहरा पसीने से तरबतर है और इतने सारे झोले, क्या पूरा बाजार उठाकर ले आई है? माँ, पहले पानी तो पिला दो। आप बस ये देखो कि मैं क्या क्या लाई हूँ। देखोगी तो अपनी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। नव्या ने सोफे पर धप से बैठते ही एक थैला खोला और उसमें से लाल, नीली और सुनहरी रंग की 5 जोड़ी सैंडल्स बाहर निकाल दी। अरे बेटा, तो फिर बाजार गई थी और फिर वही चप्पलें उठा लाई। अभी पिछले हफ्ते ही तो तूने 3 जोड़ी ली थी। अरे माँ, आप ये देखो तो सही, ये सैंडल्स देख रहे हो? सिर्फ 100 रुपए में मिली है। मैं तो 5 जोड़ी एक साथ उठा लाई। पागल हो गई है क्या नव्या? ये पटरी वाली चप्पलें 2 दिन भी नहीं टिकेगी। एक बार पहनेगी और इनका तल्ला हाथ में आ जाएगा। तू पैसे मिट्टी में क्यों मिलाती है? तुझे कितनी बार कहा है फ्लाइट या मोची की चप्पल खरीद ले, टिकाऊ भी रहती है और लंबे समय तक चलती भी है। मम्मी, आप भी ना पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हो। अब जमाना बदल गया है। अगर मैं बाटा या मोची के शोरूम में जाती तो एक सैंडल कम से कम 1500 की आती। यहाँ देखो, 500 में 5 आ गई। अब मैं रोज सूट से मैचिंग बदल बदल कर पहनूंगी। 5 दिन भी नहीं पहनेगी तू इन्हें। ये सब कचरा है नव्या, कचरा। अरे माँ, कचरा कैसे है? देखो कितनी चमक रही है। और अगर 1 महीने में एक टूट भी गई तो भी मेरा नुकसान नहीं है। 5 जोड़ी है, कम से कम 5 महीने तो कट ही जाएंगे। नव्या ने वहीं जमीन पर एक के बाद एक सारी चप्पलें पहनकर ट्रायल शुरू कर दिया था। ड्राइंग रूम में नव्या की चप्पलों का मेला लगा था और तभी कैलाश जी हाथ में अखबार लिए कमरे में दाखिल हुए। अरे भाई, ये क्या शोर शराबा मचा रखा है तुम माँ बेटी ने? बाहर गली तक आवाज आ रही है। देखो अपनी लाडली को, इसे समझाओ। घर को दुकान बना दिया है इसने, फिर से 5 जोड़ी चप्पलें उठा लाई हैं। अरे तो क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो बेचारी बच्ची पर? तुम्हारा क्या जा रहा है? मेरा क्या जा रहा है? आपके पैसे जा रहे हैं और घर में कबाड़ बढ़ रहा है। इससे अच्छी चीज लेने की आदत डालिए। कल को शादी होकर ससुराल जाएगी तो वहां क्या करेगी? अरे भाग्यवान, पहनने दो इसे, बच्ची है, शौक है तो पूरा करने दो, खुश रहने दो इसे। 5 जोड़ी पहनेगी तो सही। देखा पापा, माँ तो बस डांटती रहती है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि मैंने कितनी बड़ी बचत की है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। पर अगली बार जाना तो मॉल से कुछ ब्रांडेड ले आना, कम से कम मजबूत तो होंगे। अरे नहीं पापा, मॉल में तो लुटेरे बैठे हैं। वही चीज जो यहाँ 500 में मिल रही है, वहाँ एक ही 5000 की मिलेगी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये बेवकूफ नहीं, इसे कंजूसी और अकल की कमी कहते हैं। तुम चाहे जितना इसे सर चढ़ा लो, भुगतना हमें ही पड़ेगा। अरे छोड़ो भी, 2-4 दिन की चांदनी है, फिर तो अपने ही घर चली जाएगी। वहां जाकर तो इसे खुद ही गृहस्थी का बोझ उठाना है, तब अपने आप समझदार हो जाएगी। अभी तो जीने दो इसे। नव्या अपने पापा के गले लग गई और माँ को चिढ़ाते हुए अपनी चप्पलें बटोरने लगी थी। कुछ दिनों बाद संडे की सुबह। आज फिर कहाँ की तैयारी है? आज तो रविवार है, कम से कम आज तो घर पर चैन से बैठ जा। माँ, आज तो संडे मार्केट लगता है ना, वहाँ बहुत जबरदस्त सेल आती है। बस अभी गई और अभी आई। 2 घंटे बाद नव्या हाथ में एक बड़ा सा पैकेट लेकर वापस आई, जिसमें एक चटकीला सूट था। बेटा, मॉल में सेल लगी थी, वहाँ से कुछ अच्छे ब्रांडेड कपड़े ले आती। ये क्या फिर किसी रेहड़ी पटरी से उठा लाई? अरे पापा, मॉल में तो नाम के पैसे लेते हैं। आप ही सूट देखिए, कितना बढ़िया काम हुआ है इस पर। नव्या ने सूट खोलकर दिखाया, जिसमें ढेर सारी जरी और सितारे लगे हुए थे, जो दूर से ही चमक रहे थे। ये सूट मुझे मॉल में कम से कम 3-4 हजार का मिलता पापा। और पता है मैं कितने में लाई हूँ? सिर्फ 550 रुपए में। अरे ये कपड़ा तो एकदम बेकार है। एक बार धोएगी तो सारे सितारे नाली में बह जाएंगे और रंग ऐसा निकलेगा कि तू पहचान भी नहीं पाएगी।
मम्मी, आप हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचती हो? देखिए ना, संडे मार्केट में कितनी भीड़ थी इस सूट के लिए। मैं तो धक्का मुक्की करके छीन लाई हूँ। चलो ठीक है, अब ले आई है तो पहन लेगी, बस खुश रहे तू। हाँ हाँ, खुश तो ये रहेगी ही, इसे तो बस सस्ता दिखना चाहिए, चाहे वो पहनने लायक हो या नहीं। पापा, आप माँ की बात मत सुनो, अगले हफ्ते मैं आपके लिए भी वहां से सस्ती शर्ट लेकर आऊंगी। खबरदार जो इनके लिए कुछ लाई, इन्हें अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, तेरी तरह सड़क छाप चीजें नहीं। नव्या ने माँ की बात अनसुनी कर दी और शीशे के सामने खड़ा होकर सूट अपने ऊपर लगाकर देखने लगी थी। कुछ महीनों बाद नव्या की शादी फाइनल हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और नव्या का कमरा सामान से पूरी तरह भर चुका था। नव्या, ये क्या कर रही है तू? शादी के लिए भी तूने वही पटरी बाजार से सामान इकट्ठा किया है? माँ, देखो, मैंने 20 जोड़ी सैंडल्स पैक की है। 20 जोड़ी? अरे, वहां लोग क्या कहेंगे कि बहू चप्पलों की दुकान लेकर आई है। लोग तो चलेंगे माँ, रोज नई चप्पल पहनती है, उन्हें क्या पता कि ये सब सस्ता और सुंदर वाला माल है। कैलाश जी कमरे के बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में थोड़ी चिंता भी थी। सरिता, अब इसे जैसा पसंद है वैसा करने दो। बस भगवान करे कि इसे ससुराल में भी कोई ऐसा ही मिल जाए जो इसकी इन बातों को समझ सके। मुझे तो डर है कि कहीं ये वहां जाकर भी यही हरकतें ना करे, वहां कोई पापा जैसा लाड करने वाला नहीं मिलेगा। कैलाश जी ने खूब धूमधाम से नव्या की शादी की और वो अपने ससुराल विदा होकर जा चुकी थी। शादी को 1 महीना बीत चुका था और घर की सासू माँ कमला जी ने नव्या को रसोई की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया था। नव्या बहू, अब 1 महीना हो गया है तुम्हें घर आए। अब धीरे धीरे तुम घर की चाबियां और रसोई संभालो। ये लो तिजोरी की चाबी। आज से घर का बजट और राशन तुम्हारे हाथ में है। जी माँ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इस घर को इतने अच्छे से चलाऊंगी कि आप भी दंग रह जाएंगी। बेटा, बचत तो अच्छी बात है, पर हमारे घर में हमेशा अच्छी और ताजी चीजों का इस्तेमाल होता है। बस इस बात का ख्याल रखना कि अच्छा खाओ और अच्छा पहनो। कुछ दिनों बाद ऋषभ के कुछ पुराने दोस्त शादी के बाद पहली बार उससे मिलने घर आए थे। आओ भाई, बहुत दिनों बाद मिले। नव्या, जरा दोस्तों के लिए कुछ बढ़िया ठंडा ले आना। हाँ, बस अभी लाई, आप लोग बैठिए, मैंने बहुत ही स्पेशल मिक्स फ्रूट जूस बनाया है आप सबके लिए। नव्या ने मुस्कुराते हुए सबको जूस के ग्लास पकड़ाए, पर जैसे ही पहले दोस्त ने घूंट मारी, उसका चेहरा अजीब सा बन गया। भाई ऋषभ, ये जूस थोड़ा अलग नहीं लग रहा? इसमें से कुछ अजीब सी महक आ रही है। अरे, क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कल ही तो इतने सारे फल खरीदे हैं, एकदम ताजा है सब। नहीं भाभी, सच में एक घूंट पीना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फल गल चुके थे। खैर कोई बात नहीं, हमें वैसे भी एक जरूरी काम से निकलना था। अरे, अभी तो आए हो तुम लोग, कम से कम नाश्ता तो कर लो। नहीं भाई, बस भाभी जी से मिलने आए थे, कभी फिर फुर्सत में आएंगे, अभी हमें चलना चाहिए। दोस्तों के जाते ही ऋषभ ने ग्लास उठाकर सूंघा। जूस से सड़े हुए फलों की तीखी स्मेल आ रही थी। नव्या, ये क्या तमाशा है? दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। इस जूस से सड़ांध आ रही है। अरे ऋषभ, आप तो नाराज ही हो गए। कल शाम को वो फल वाला अपना ठेला हटा रहा था, उसने कहा बहन जी, ये बचा हुआ सारा माल आप 500 रुपए में ही ले जाओ। मैंने देखा उसमें थोड़े अंगूर थे, थोड़े चीकू और संतरे। मैंने सोचा इतना सारा सामान इतने कम में मिल रहा है तो छोड़ो क्यों, पूरा ही उठा लाई मैं तो। ऋषभ ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की, पर नव्या अभी नई नई आई थी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा और वहां से चला गया। शाम को, ऋषभ, ये देखिए, आज मैं राशन का सारा सामान ले आई। आप तो कह रहे थे कि मॉल से मंगा लो, पर मैंने अपनी सूझबूझ से पूरे 1500 रुपए बचाए हैं। तभी ऋषभ की नजर दाल के पैकेट पर पड़ी। नव्या, ये दाल कैसी है? इसमें कंकड़ दिख रहे हैं और इसका रंग भी बहुत फीका है। ये कौन सा ब्रांड है? अरे, ये ब्रांड ब्रांड के चक्कर में मत पड़िए, ये खुली दाल है, चक्की से सीधे आई है। मॉल में जो दाल 180 रुपए किलो मिल रही थी, ये मुझे सिर्फ 110 रुपए में मिल गई। और ये चावल, ये तो एकदम टूटे हुए हैं, इनकी खिचड़ी भी अच्छी नहीं बनेगी। अरे ऋषभ, पेट में जाकर सब बराबर हो जाता है, आप बस ये देखिए कि मैंने कितने पैसे बचाए हैं। कमला जी रसोई में आई और उन्होंने खुले तेल के डिब्बे को सूंघा तो उनके चेहरे पर शिकन आ गई थी। बहू, ये तेल कैसा है? इसकी महक बहुत तेज और अजीब है। हम हमेशा रिफाइंड सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करते हैं। माँ जी, वो तेल बहुत महंगा पड़ता है, ये देखिए, ये कोल्हू का शुद्ध तेल है। दुकानदार मेरा जानकार था तो उसने मुझे थोक के भाव दे दिया। आप बस एक बार इसमें पूड़ियां तलकर तो देखिए, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे।
कमला जी ने चुपचाप ऋषभ की तरफ देखा। अगले दिन सुबह नव्या ने नाश्ते के लिए मेज सजाई थी और ऋषभ की नजर वहां रखे फलों पर पड़ी थी। नव्या, इतने सारे केले? मैंने तो बस आधा किलो मंगाए थे। ये तो कम से कम 2-3 किलो लग रहे हैं। हाँ, पूरे 2 किलो है। आप हिसाब तो समझिए, आधा किलो 30 रुपए के मिल रहे थे, तो उस हिसाब से 1 किलो 60 रुपए के हुए और 2 किलो 120 रुपए के। पर मैंने उस ठेले वाले से मोल भाव किया और पूरे 2 किलो सिर्फ 80 रुपए में ले लिया। पर नव्या, हम सिर्फ 4 लोग हैं। इतने केले कौन खाएगा? 2 दिन में ये काले पड़ जाएंगे और सड़ जाएंगे। अरे सड़ेंगे कैसे? आज आप 2 खा लेना, 2 माँ जी खा लेंगी, 2 पिताजी, और जो बचेंगे उनका मैं शेक बना दूंगी। आप बस ये देखिए कि हमें 40 रुपए का सीधा फायदा हुआ है। फायदा तब होता जब हमें इनकी जरूरत होती। अब अगर ये सड़ गए और हमें फेंकने पड़े तो ये 80 रुपए का नुकसान होगा, फायदा नहीं। आप तो बस मीन मेक निकालते रहते हैं, कभी मेरी बचत की तारीफ भी कर दिया करिए। नव्या बुदबुदाती हुई रसोई में चली गई थी। दोपहर के समय नव्या रसोई में चाय बना रही थी और उसने चाय पत्ती का पूरा डिब्बा खोलकर पतीले में डाल दिया था। अरे बहू, इतनी सारी चाय पत्ती, चाय कड़वी हो जाएगी। माँ जी, ये वो वाली चाय पत्ती नहीं है जो आप इस्तेमाल करती थी। ये मैंने बाजार से खुली ली है। ये थोड़ी हल्की है, इसलिए ज्यादा डालनी पड़ती है, पर ये है बहुत सस्ती। बेटा, अगर सस्ती है और दुगनी डालनी पड़ रही है तो बचत कहाँ हुई? उल्टा गैस भी ज्यादा जलेगी और स्वाद भी नहीं आएगा। अरे माँ जी, आप बस मेरी बनाई चाय पीजिए, स्वाद तो मेरे हाथ में है, पत्ती में नहीं। चाय बनकर तैयार हुई तो उसका रंग मटमैला था और स्वाद में एक अजीब सी कड़वाहट थी। ओफो, कमला, ये आज चाय को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ काढ़ा पी रहा हूँ। पिताजी, वो आज मैंने नई पत्ती इस्तेमाल की है। धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं है। विश्वनाथ जी ने चाय का प्याला मेज पर रख दिया और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। कमला जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर नव्या को बड़ी बड़ी बोरियां खींचते हुए देख रही थी। अरे नव्या बहू, ये फिर से क्या उठा लाई तू? अभी तो 4 दिन पहले ही पूरा राशन भरवाया था। माँ जी, बस ये आखिरी बोरी है। देखिए ना, आज मार्केट गई थी तो वहाँ थोक की दुकान पर महा सेल लगी थी। सूजी, आटा, बेसन और चावल सब आधे से भी कम दाम पर मिल रहा था। मैंने सोचा ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, तो मैं सारा स्टॉक एक साथ ही उठा लाई। अरे बेटा, पर तू ये तो देख कि घर के अंदर पहले से ही सब कुछ रखा है। पिछले महीने का आटा अभी खत्म नहीं हुआ, बेसन के 2 डिब्बे वैसे ही सील बंद पड़े हैं। फिर दोबारा ये सब लाने की क्या तुक थी? माँ जी, आप तो बेकार में परेशान हो रही हैं। राशन ही तो है, कोई खराब होने वाली चीज थोड़ी है। आज नहीं तो कल काम आ ही जाएगा। और देखिए ना, अगर हम अगले महीने लेते तो यही सामान हमें 200 रुपए महंगा पड़ता। मैंने अभी ले लिया तो सीधे सीधे घर के पैसे ही बचाए हैं ना। बहू, पैसे बचाना इसे नहीं कहते। इतना सारा आटा, सूजी इस डिब्बे में बंद रहेगा तो 2 महीने में इसमें सुसरिया और कीड़े लग जाएंगे। फिर ये सारा पैसा नाली में ही तो जाएगा। रसोई में पैर रखने की जगह नहीं बची है। चारों तरफ बोरियां ही बोरियां दिख रही हैं। अरे माँ जी, कुछ खराब नहीं होगा। मैं इसमें नीम की पत्तियां डाल दूंगी। आप बस मेरा फायदा देखिए। दुकानदार तो कह रहा था कि बहन जी, आप बहुत समझदार हो जो अभी ले जा रही हो। राशन घर में भरा रहता है तो बरकत रहती है माँ जी, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ महीने बाद एक दिन कमला जी सुबह से ही पेट दर्द और उल्टियों से बेहाल थी, जिसके कारण ऋषभ ने तुरंत डॉक्टर को घर बुलाया था। घबराने की बात नहीं है, पर इन्हें बहुत गंभीर फूड पॉइजनिंग हुई है। पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कुछ खराब या बासी खाना खाया है। फूड पॉइजनिंग? पर डॉक्टर साहब, ये कैसे मुमकिन है? हमारे घर में तो बाहर का खाना आता ही नहीं। हम तो बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा घर का खाना ही खाते हैं। ऋषभ जी, कभी कभी घर की चीजें भी जहर बन जाती है। अगर फल सब्जियां ताजी ना हो तो ऐसा होना लाजमी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो कल ही ढेर सारे फल लेकर आई हूँ। देखिए, टोकरी पूरी भरी हुई है। डॉक्टर की नजर डाइनिंग टेबल पर रखी फलों की टोकरी पर पड़ी, जहां केलों के छिलके एकदम काले पड़ चुके थे और उनसे एक अजीब सी महक आ रही थी। ये देखिए ऋषभ जी, आपके सामने ही ये फल गल रहे हैं। इन केलों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं और टमाटरों में फफूंद लगनी शुरू हो गई है। आप कह रहे हैं कि आप ताजा खाते हैं, पर ये फल तो खुद बीमारी का घर बने हुए हैं। डॉक्टर की बात सुनकर ऋषभ की नजरों में गुस्सा और नव्या के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। एक दिन दोपहर का समय था और कमला जी रसोई में फैले सामान को देखकर परेशान थी। कांता, ये ऊपर वाली अलमारी में क्या रखा है? इसमें से बहुत गंदी महक आ रही है।
माँ जी, ये वो आटा और बेसन है जो छोटी बहू जी ने 3 महीने पहले सेल से लाई थी। पूरा काला पड़ गया है, इसमें तो कीड़े रेंग रहे हैं। हाय राम, पूरा 20 किलो आटा बेकार हो गया। मैंने इसे चाबियां देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगा था ये घर संभालेगी, पर ये तो घर को कबाड़ खाना बना रही है। क्या हुआ कमला, क्यों शोर मचा रही हो? देखिए ना, 6 महीने हो गए इसे समझाते समझाते, बचत के नाम पर सारा राशन सड़ा दिया। कल फिर 5 किलो चीनी ले आई क्योंकि 2 रुपए सस्ती मिल रही थी, जबकि घर में पहले से 2 डिब्बे भरे पड़े हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इसकी आदत से हम बीमार न पड़ जाएं। मैंने भी टोका था, पर वो अपनी ही कैलकुलेशन सुनाने लगती है। उसे लगता है हम पुराने ख्याल के हैं और उसे ही सब पता है। शाम को ऋषभ ऑफिस से आया तो कमला जी ने उसे ड्राइंग रूम में रोक लिया था। बेटा ऋषभ, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। देख अपनी पत्नी का हाल, 6 महीने से समझा रही हूँ, पर वो टस से मस नहीं हो रही। सारा पैसा सड़े हुए राशन और फालतू सामान में डुबो रही है। माँ, क्या हुआ? फिर कुछ नया ले आई क्या? नया क्या, पूरा स्टोर रूम भर दिया है। कल सड़ी हुई सब्जियां ले आई, आज कांता दिखा रही थी कि दालों में घुन लग गया है। कहीं मैंने इसे चाबियां देकर गलती तो नहीं कर दी? ये कुछ समझ ही नहीं रही। मम्मी आप रुको, अब बहुत हो गया। मैं इसे अपने तरीके से समझाता हूँ। मुझे अब अच्छी तरह पता है कि इसके साथ क्या करना है और इसकी आंखें कैसे खोलनी है। नव्या रसोई से बाहर आई तो ऋषभ ने अचानक मुस्कुराते हुए उससे बात की थी। नव्या सुनो, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज शाम को मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज ला रहा हूँ। मैं आज एक नई कार खरीदने वाला हूँ। क्या सच में आप कार ला रहे हैं? माँ जी देखिए, ऋषभ कार ला रहे हैं। मैं अभी जाकर अपनी सबसे चमक धमक वाली साड़ी पहनकर रेडी होती हूँ। रात का समय था। नव्या सज धज कर मेज पर ऋषभ का इंतजार कर रही थी। ऋषभ घर आया और उसने एक बड़ा सा भारी थैला डाइनिंग टेबल पर पलट दिया। ऋषभ, ये क्या है? आपने तो कहा था बाहर कार खड़ी होगी, ये थैला कैसा है? अरे नव्या, बाहर क्यों जाना? कार तो ये रही, देखो पूरे 20 अलग अलग मॉडल और रंगों की कारें लाया हूँ। ये ये 20 वाले खिलौना कार है? क्या मजाक कर रहे हैं आप? आपने कहा था नई कार आएगी जिसमें हम घूम सके। ये तो कचरा है, किसी काम का नहीं। मजाक नहीं नव्या, ये बचत है। अगर मैं असली कार लाता तो लाखों खर्च होते, पर ये देखो, मैं पूरे 20 कारें सिर्फ 400 रुपए में ले आया। कितना बड़ा फायदा हुआ हमारा। क्या पागलपन है? ये खिलौने किस काम के? इसमें कोई बैठ सकता है क्या? ये तो बस जगह घेरेगी और कूड़ा बढ़ाएगी। बिल्कुल सही नव्या, यही बात तो हम तुम्हें 6 महीने से समझा रहे हैं। जो सामान तुम सस्ता देखकर घर में भरती हो, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता और जो सिर्फ सड़ता रहता है, वो भी इन खिलौनों की तरह ही है। कमला जी और विश्वनाथ जी भी पास आकर खड़े हो गए। तुमने बचत के नाम पर रसोई को कबाड़ खाना बना दिया है। सामान की गिनती बढ़ाने से घर नहीं चलता नव्या, सामान की क्वालिटी से घर चलता है। तुम्हारे सस्ते के कारण मम्मी की तबीयत खराब हुई। मेरे दोस्तों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। वो आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। नव्या की बोलती बंद हो गई थी और उसे अपनी गलती का आईना साफ दिख रहा था। मुझे समझ आ गया ऋषभ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं अब से कभी ऐसी बेवकूफी नहीं करूंगी।